निर्देशांक, निर्देश जो अंक, और निर्देश देना मतलब डायरेक्शन देना। अंक का समझ रहे हैं, अंक का अर्थ क्या होता है? जैसे हम 1 2 3 4 ये लिखते हैं तो ये क्या है? अंक। निर्देशांक का अर्थ हो जाएगा निर्देश देने वाला अंक, यानी जो अंक डायरेक्शन दे उसे हम निर्देशांक कहते हैं, है ना? तो ये अंक है। अंक आप लोग समझ रहे हैं, ये अंक है। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति का एक प्रकार है। ज्यामिति में हम अध्ययन करते हैं बिंदु का, रेखा का, रेखाखंड का और किरण का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, है ना? इस तरह की आकृतियां हैं। उसके बाद वृत्त का भी अध्ययन करते हैं। तो ये अंक अब कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज क्या है, कि ये बिंदु है, ये त्रिभुज है, या उसके बारे में अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं अंक की सहायता से, ये हमें देखना है। तो इसे हम ऐसे समझना है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक समतल है, ये हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है, एक समतल मानते हैं। इसकी जो सतह है यह एक समतल है। देखिए समतल क्या है, पहले ये समतल बताना है कि समतल क्या है। समतल जैसे ये सतह है, ये सतह है, सतह यानी ऊपरी परत जिसे कहते हैं, तो ऊपरी परत है। इसकी मोटाई, इसकी जो है मोटाई 9 के बराबर, केवल लंबाई और चौड़ाई है। सतह क्या है? प्लेन, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। यानी समतल में क्या होती है? केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें मोटाई नहीं होती है। तो सोचो कि हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड का जो सबसे ऊपरी परत होगा जिसमें 9 के बराबर यानी नहीं हो, माने काल्पनिक है। समतल क्या है? एक काल्पनिक चीज है, वास्तव में समतल होता नहीं है, यानी वो काल्पनिक चीज है। तो समतल में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मान लेते हैं अभी के लिए बोर्ड है। अब ये बोर्ड है तो इस पे एक बिंदु है, समतल बिंदुओं से मिलकर बना होता है। समतल किससे मिलकर बना होता है? बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो बिंदु की परिभाषा में आप जानते हैं, बिंदु वह है जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई। तो वास्तव में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है, यह भी एक काल्पनिक चीज है। बिंदु भी क्या है? एक काल्पनिक चीज है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ये बिंदु लिख दिया, ये बिंदु हमने लिख दिया यहाँ पर। इस बिंदु का नाम हमने ए दे दिया। बिंदु का नाम क्या दे दिया? ए दे दिया। ये बिंदु ए है। क्या है? ये बिंदु ए है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिंदु कहाँ स्थित है, कहाँ पर है? समतल पर है। हमने समतल माने, बहुत अच्छा, समतल पर बिंदु है। अब ये समतल पर कहाँ स्थित है, कैसे बताएंगे कहाँ पर है? इसका कुछ पोजीशन देंगे ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं अगर कि मैं कहाँ पर खड़ा हूं, तो आपका क्या जवाब होगा? आप बेंच के बगल में। बेंच के बगल में खड़े हैं। कोई कहेगा धरती पे खड़े हैं, बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है? मैं कहाँ खड़ा हूँ? ब्लैक बोर्ड के आगे भी खड़ा हूँ। कोई कहेगा छत के नीचे सर आप है ना? तो अब ये बताइए कि मेरी पोजीशन जो है ये रिलेटिव है। किसी के मैं बाएं खड़ा हूं तो किसी के दाहिने खड़ा हूं, किसी के आगे खड़ा हूं तो किसी के पीछे खड़ा हूं। यानी किसी भी बिंदु या वस्तु की स्थिति किसी के सापेक्ष दी जाती है। सापेक्ष मतलब उसके रेफरेंस में, यानी कोई व्यक्ति कहाँ है उसकी अपेक्षा वो कहाँ पर है, उसका पोजीशन। तो हमारा पोजीशन चेंज हो सकता है। हम जहाँ हैं किसी की अपेक्षा हम किसी के पूरब में हैं, किसी के पश्चिम में हैं। तो इसी तरह से किसी की स्थिति बताने के लिए कोई हमें दूसरे वस्तु का सहारा देना पड़ता है। एक वस्तु की स्थिति कहीं बताने के लिए हमें किसी दूसरे वस्तु की सहायता लेनी पड़ती है ना?
तो मेरी पोजीशन आपने बता दी कि सर आप बोर्ड के आगे हैं, है ना। इसके लिए मुझे बोर्ड की आवश्यकता पड़ी ना। मैं कहाँ हूं ये बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट हमें खोजना होता है कि उसके सापेक्ष हम कहाँ हैं, उसके रेफरेंस में हम कहाँ पर स्थित हैं। तो इसके लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार ये चौक है, तो चौक कहाँ है ये दिखाने के लिए आप क्या कहेंगे, चौक कहाँ पर है, मेरे हाथ में है। तो इसके लिए हमें इसका पोजीशन दिखाने के लिए हमें हाथ का नाम लेना पड़ा। तो इस तरह से किसी ना किसी का नाम लेना पड़ता है। तो यह बिंदु कहाँ है, इस समतल में बिंदु कहाँ है, ये समतल है, ब्लैक बोर्ड एक समतल है। अब यह बिंदु कहाँ है समतल में, इसे दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे, हमें किसी दूसरे वस्तु की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर ये बिंदु ले लेते हैं तो कहेंगे इस बिंदु के दाहिनी तरफ है, ये कहेंगे। तो इसी प्रकार हमें समतल में किसी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए किसी चीज की सहायता लेनी पड़ती है। किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हम उस समतल में दो परस्पर लंबवत सरल रेखाएं खींचते हैं, जैसा कि हमने खींच दिया। इस रेखा का नाम जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम y डैश कहते हैं। और यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है, यानी दोनों जहां मिलते हैं या कटते हैं, ये रेखाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को हम O कहते हैं। क्या कहते हैं, O हम मान लेते हैं। और इसे हम x डैश, यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पर रेखा पर एक पॉइंट लेते हैं x, ये डैश, ये पॉइंट x डैश, इसका नाम लेते हैं हम लोग, और यहाँ x लेते हैं। और यह जो बिंदु हमारे पास A है, एक बिंदु क्या है, A। अब हमें इस बिंदु की स्थिति को जाननी है, तो दो परस्पर लंबवत रेखाएं हम खींचते हैं। किसी एक बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए हम दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं, और वे रेखाएं आपस में ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का, 90 अंश, हिंदी में अंश कहते हैं। तो यह लंबवत है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं, और यह कटान बिंदु है O। यह जो कटान बिंदु है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यहाँ पर क्या है, O है। मूल बिंदु क्या है, O है। अब हम कैसे बताएंगे कि ये A कहाँ पर है, किसी के मन में होगा, बताओ कहाँ पर A है। इसके सापेक्ष देखिए, -6 और माइनस ये क्या +6 और ये 2 के, है ना, -2, या ये तो -2 नहीं है, हाँ 2 है। ये तो इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पर बिंदु 2 है ना। तो अब देखिए एक्चुअली ये थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा क्या है, ऊपर है, या 2 और 3 के बीच में। तो आप कहेंगे ना कि सर यहाँ पहुंचने के लिए इसका पोजीशन आप बताने के लिए कहेंगे कि सर हम इधर 6 की तरफ जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 0 से। तो यहाँ से हम जाएंगे 6 इकाई दूरी हमने किया था। यहाँ देखिए 6 भी नहीं है, ये हम 5 मान सकते हैं, मोटे तौर पे ये हम 5 मान सकते हैं। तो ये हम ऊपर ऐसे जाएंगे, चले गए ऊपर, कितना गए, ये 2 इकाई, ये ऐसे 2.5 है, ये कितना है 2.5। ये 2 और 3 के बीच कितना होता है, 2.5 होता है। तो ये 2.5 यहाँ से हम, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे हम यहाँ पर आते हैं, और ये है ये 5 यूनिट्स, यहाँ पे हम लोग आए हैं 5 यूनिट्स, और ये है 2.5 यूनिट्स। ये कितना है 2.5 यूनिट्स, इकाइयां। तो x दिशा में कितनी दूरी हो गई, 5 यूनिट्स, और y दिशा में 2.5 यूनिट्स।
देखिए यहाँ पहुंचने के लिए हमने 2 अंकों का सहारा लिया। कितने अंकों का? 2 अंकों का। एक है 5, एक क्या है 5 और दूसरा है 2.5। एक है 5 और दूसरा क्या है 2.5। तो हमने 2 अंकों का सहारा लिया। तो यहीं पर निर्देशांक जो हो गया, निर्देश जोड़ अंक, निर्देशांक की आवश्यकता हमें पड़ गई। तो निर्देशांक, यहाँ पर निर्देशांक यानी जो बिंदु है, निर्देश बताने वाले बिंदु, उसकी सहायता से हमने बता दिया कि बिंदु A कहाँ पर स्थित है। इस तरह से ये जो समतल है, ये क्या है? समतल है। इसमें कहीं भी कोई भी बिंदु ले लेंगे अगर, और मैं पूछूं तुम लोगों से, बताओ ये कहाँ पर स्थित है, तुम लोग आसानी से बता सकते हो। जैसे हमें B तक पहुंचना है तो पहले कहाँ चलेंगे? मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मूल बिंदु से। हमें B तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? B तक। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या है? 0। यहाँ है O। हम मूल बिंदु का नाम हमने O लिया है। क्या लिया है? O लिया है। मूल बिंदु का नाम O है। O से स्टार्ट करेंगे। किस दिशा में पहले चलेंगे? X दिशा में चलेंगे और X दिशा में चलेंगे और X दिशा में चलने के बाद देखो यहाँ पर आए और 4 के बाद देखो यहाँ पर आए और अब Y दिशा में चलना है। ऊपर की तरफ हम चलेंगे, है ना? तो ऊपर चलेंगे ऐसे, है ना? और फिर यहाँ देखो ये 7 के आसपास यहाँ आए। तो ग्राफ पेपर पर ये अच्छी तरह से होगा, ठीक से होगा। यहां पहुंचने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी? 4 और y में क्या है? 7। तो हम कह देंगे कि B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक 4 और 7 हैं। क्या है? 4 और 7। किसके निर्देशांक? B के निर्देशांक क्या क्या है? 4 और 7। अब फिर देखिए एक बिंदु यहां पर ले लेता है, इसका नाम C रखा गया। क्या रखा गया? C। इस बिंदु का नाम C हमने रखा। तो पहले हमें किस दिशा में बढ़ना है? तो ये X दिशा है। क्षैतिज रेखा जो है वह X अक्ष को बताती है। यह जो रेखा है इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा का नाम X अक्ष रखते हैं। क्या रखते हैं? X अक्ष। और यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका नाम क्या रखेंगे हम? Y अक्ष। क्या रखेंगे? Y अक्ष। तो हमें यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए हमें पहले X दिशा में बढ़ना है। किस दिशा में बढ़ना है? X दिशा में। और बढ़ के 3 के आसपास हम आ गए। हम 3 से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर आ गए हैं। ये लगभग ये 3.25 है, 3.25, 3.25 है ना? तो यहाँ 3.25 पर आए और उसके बाद हमें किधर जाना है? Y दिशा में। अब ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ऊपर, क्योंकि बिंदु हमारा कहाँ है? ऊपर। इससे यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर गए और यहाँ इससे हम मिल गए। अब मिलेंगे तो अब देखिए दूरी, फिर दूसरी दूरी तय हुई किस दिशा में? Y दिशा में। तो Y दिशा में कितनी दूरी तय हुई? यहाँ से मिला लेते 4 यूनिट्स। तो X इसका निर्देशांक हो जाएगा 3.25 और हाँ यहीं पर ध्यान देना है कि इधर माइनस है और इधर प्लस। ऊपर Y वाला प्लस और नीचे क्या है? Y वाला माइनस है। तो यहाँ पर X में हो जाएगा -3.25, ये होगा -3.25 और Y में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि Y में ऊपर की तरफ गए हैं। ऊपर की तरफ क्या है? प्लस है। उसके बाद देखिए एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं एक बिंदु। अब बताइए इस बिंदु का हमने D रखा। क्या रखा है? D रखा है। D तक पहुंचने के लिए हम पहले किधर से शुरू करते हैं? X से कि Y से? X से। चलना कहाँ से शुरू करते हैं? मूल बिंदु से। चलना किससे शुरू करेंगे? मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। किस दिशा में? X दिशा में। और X दिशा में जब चले आएंगे तो हमें किधर जाना है? Y दिशा में चलना है। तो पहले X दिशा में कहाँ तक आएंगे? 2 यूनिट्स तक। कहाँ तक आएंगे? 2। और उसके बाद फिर हम नीचे चले आएंगे। यहाँ से नीचे आएंगे इस तरह से और हम नीचे आते आते
कहाँ पहुंचेंगे? तो x दिशा में क्या है? -2 और y दिशा में क्या है? -3। तो इसको लिखेंगे -2 कॉमा, ये कॉमा देंगे -3 -2 यह बिंदु D के निर्देशांक हो गए। D के क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। तो आपने देख लिया कि ये 4 भाग, कितने भाग हो गए? 4 भाग। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी समतल में अगर हम 2 परस्पर लंबवत सरल रेखाएं खींचते हैं तो समतल 4 भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग का नाम दिया गया है। जैसे यह जो भाग है इसे प्रथम पाद कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ जोड़ अंश, चतुर्थांश यानी चौथा भाग, क्योंकि 4 भाग में बट गया ना तो 4 भाग में बट गया तो ये एक भाग को कहेंगे 1 चतुर्थांश, या दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 चतुर्थांश हमें प्राप्त होते हैं। यह पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यह पहला चतुर्थांश है, इसे प्रथम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पाद कहते हैं। और इस तरह से यह हो गया द्वितीय पाद। ये क्या हो गया? द्वितीय पाद हो गया। और इसे हम तृतीय पाद कहेंगे। ये क्या हो गया? तृतीय पाद। और यह क्या हो जाएगा? चतुर्थ पाद हो गया। ये क्या हो गया? चतुर्थ पाद। और जैसे हम चतुर्थांश भी कह सकते हैं, है ना? यानी जैसे कि हमने पाद लिख दिया है ना, तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। ये प्रथम पाद को हम प्रथम चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इस तरह से सबके नाम हो जाएंगे। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। हम इसका नाम ई लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ई। यह बिंदु ई है, यहां पहुंचना है। तो शुरू हम कहां से करेंगे? मूल बिंदु से। और किस दिशा में चलेंगे? एस दिशा में। तो यहां से चलना शुरू करेंगे, ऐसे आएंगे और फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ से नीचे आने का टाइम हो गया। ये थोड़ा ज्यादा है ना, ये 3.5 है। ओके, तो यहाँ से हम नीचे आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से आते आते हम, ये ज्यादा भाग गया ना। चलिए यहाँ से सामने आना चाहिए, इस तरह से आएंगे। ये लगभग है ना, टिप्स हम थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये मान लेते हैं, तो ये 3.5 है, 3.5 है। तो x दिशा में हमने कितनी दूरी तय की? 3.25 इकाई, यानी ये 3.5 है ना। और y दिशा में -4 है, -4 है। चलिए -4 हम आ गए। चलिए ये -4, तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो ध्यान देने वाली बात ये कि पहला जो निर्देशांक होगा वो x निर्देशांक होगा और दूसरा क्या होगा? y निर्देशांक। जैसा कि आपने अभी देखा ही है। तो अगर कोई इस तरह से बिंदु को दिखाए और आपसे पूछे कि इस बिंदु के x निर्देशांक बताइए, इस बिंदु का x निर्देशांक बताने के लिए कहा जाए आपसे, तो आप क्या कहेंगे? 4। और y निर्देशांक क्या है? 7 है। फिर देखिए बिंदु C के x निर्देशांक क्या है? -3.25। और y निर्देशांक क्या है? बिंदु D का x निर्देशांक क्या है? और y निर्देशांक, और बिंदु E का x निर्देशांक 3.5 और y निर्देशांक -4। ठीक है, तो हमने x निर्देशांक जान लिया, y निर्देशांक जान लिया, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम बिंदुओं को किसी समतल में दिखा सकते हैं। किसकी सहायता से? 2 परस्पर
लंबवत सरल रेखाओं की सहायता से। आपने यह भी देखा कि हम किसी भी समतल को 4 भागों में बांट सकते हैं और प्रत्येक भाग का हमने नाम भी दिया, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। पाद को चतुर्थांश भी कहते हैं और इंग्लिश में चतुर्थांश को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसे भी कह सकते हैं। आपने x निर्देशांक भी जान लिया, y निर्देशांक भी जान लिया, और x निर्देशांक का एक नाम है, उसे भुज कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? भुज। और y निर्देशांक का दूसरा नाम है कोटि। भुज भी जान लिया आपने, कोटि भी जान लिया। और जहां ये दोनों मिलते हैं, ये दो रेखाएं जहां मिलती हैं आपस में, यह कटान बिंदु, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इस कटान बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। कटान बिंदु माने दोनों कटे, जहां दोनों कटे इसे कहते हैं कटान बिंदु। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं कटती हैं, इसलिए इसे हम, इस कटान बिंदु का नाम ने मूल बिंदु रखा है। और यहीं से हम किसी दिशा में कितनी दूरी तय करनी है, किस दिशा में, उसे हम देखते हैं। तो मूल बिंदु से स्टार्ट हम लोग करते हैं। अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मूल बिंदु का नाम है ओरिजिन। इंग्लिश में हम ओरिजिन कहते हैं। अब देखिए, बिंदु जो समतल में होगा, कोई भी बिंदु अगर समतल में है तो या तो वो प्रथम पाद में होगा, या द्वितीय में, या तृतीय में, या फिर चतुर्थ में होगा। हो सकता है कभी कभी किसी, यहाँ भी बिंदु एक हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिंदु यहीं पे रहे, यहीं पे रहे। तो यह है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है ये? एक्स अक्ष। तो यहाँ पर अगर बिंदु है तो ये कहेंगे यह बिंदु एक्स अक्ष पर, यहाँ पर जो बिंदु है, अब इसका निर्देशांक क्या होगा? 1 0 1 0। हाँ, कॉमा देंगे यहाँ पर 1 0, क्योंकि बिंदु यहाँ पे है। ऐसे हम मान लो घेर देते हैं, इसके अंदर है यह बिंदु, तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 0, क्योंकि y निर्देशांक यहाँ पर 0 है, क्योंकि y दिशा में जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हम मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं। x अक्ष के धनात्मक दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, 1 इकाई दूरी तय करते हैं और पहुंच जाते हैं। फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कहेंगे कि यह x अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x अक्ष पर। अगर ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ पहुंचने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, ये मूल बिंदु। मूल बिंदु से पहले कहाँ जाएंगे? x में। लेकिन x तरफ जाएंगे तो वहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। हमें यहाँ पहुंचने के लिए x दिशा में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधे ऊपर की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। कहाँ जाने की आवश्यकता है? यहाँ पर हम गए और हम पहुंच गए, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,3, क्योंकि हमें x दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बिंदु का नाम, जैसे इसका नाम अगर हम दे दें, इसका नाम हम दे f नाम देते हैं। बिंदु का क्या नाम देते हैं? ये बिंदु f है, तो यहाँ पर मैं f लिख दूं, ये बिंदु f, और ये बिंदु f, और यहाँ देखिए इसका नाम मैं g दे देता हूँ। क्या देता हूँ? g। तो g के निर्देशांक हो गए 0,3। कॉमा बोलना नहीं है, कॉमा होता है कुछ देर रुकने के लिए, जैसे 0,3 बोल देंगे। क्या बोलेंगे? 0,3। जैसे 0,3 0,3 है ना, 0,3 कह देंगे या फिर 0,3 कहेंगे। थोड़ी देर रुकना होता है, कॉमा का मतलब है थोड़ी देर रुकना, समझाने के लिए कॉमा बोलना पड़ता है। तो आपने ये देख लिया कि ये x अक्ष पर भी कोई बिंदु हो सकता है, y अक्ष पर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बिंदु दोनों के कटान बिंदु पर हो जाए। तो यह बिंदु, अगर यहाँ पर बिंदु है तो इसे हम ओरिजिन कहते हैं, या मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु में अगर वहां जाना है तो ना हमें x की तरफ जाना है, ना y की तरफ जाना, वहीं पे रह जाना है। इसलिए मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक, मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0 0 क्या हो गए? 0 0। हाँ, तो ऐसा जैसे हमने O लिखा है,
तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख के हम 0 ये फिर कॉमा दे देंगे ऐसे और फिर ये 0 है ना। लग रहा है कोई उल्लू देख रहा है नहीं। निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक भी है और निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नाम नियामक ज्यामिति भी है। तो नियामक भी रहे तो समझ जाइए कि निर्देशांक ही है ना। यानी निर्देशांक मतलब क्या, वो पोजीशन बताएगा, निर्देश देगा कौन चीज कहाँ पे है। किसी को समझने में दिक्कत हो तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। नहीं ठीक।